हेलो बच्चों, चैम 10 के थ्योरी रिवीजन सेशन में यू मोस्ट वेलकम। एंड आज का टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x is equals to a if limit x is tending towards a fx is equals to f of a। ये तो हो गया फंक्शन का वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो तो ये हो गया। और ये हो गया कि अगर हम a की तरफ जाएं तो फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू एंड अगर फंक्शन वैल्यू इक्वल है तो विल से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। ये हमारा गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये तो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो गया। एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है, उस इंटरवल के हर पॉइंट पे इट शुड बी कॉन्टिन्यूस। तो इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन an interval I1, then it must be continuous at each point of the interval। then it must be continuous at each point of the interval। पॉइंट 3, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ऑफकोर्स वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ए मान लिया राइट मोस्ट पॉइंट हो जाए डोमेन के कि उसके राइट में ग्राफ ही नहीं है, तो ए पे कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही अगर डोमेन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए RHL एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो हम उसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। ये ठीक है। इफ फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, देन इट्स ग्राफ, ये ठीक है, विल हैव ए ब्रेक एट x इज इक्वल टू a। तो अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे ग्राफ के ऊपर एक ब्रेक आएगा। ये ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब है। यूजली अगर हमसे पूछा जाए कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो तो हम ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी ही डिस्कस करते हैं। मतलब अगर बीच में किसी पॉइंट पे मान लिया फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसको भी हम ब्रेक में काउंट करेंगे। ठीक है, बहुत रेयरली किसी क्वेश्चन में यू विल फाइंड वो बोलेगा कि ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो इन डोमेन। तो इन डोमेन का मतलब ये होगा कि फिर हम डोमेन के पॉइंट्स पे ही देखेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्राइकिंग एग्जांपल क्या है, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल कि 10x इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर मैंने बोला कि 10x का ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2, ये भी सही है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो हम हमेशा ग्राफ की ही कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो 10x तो जो है वो π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन ही नहीं होगा। तो जहाँ डिफाइन नहीं होगा वहाँ डेफिनेटली ब्रेक आ जाएगा अगर दोनों तरफ ग्राफ है तो π/2 के दोनों तरफ ग्राफ होगा, बट π/2 पे डिफाइन नहीं होगा तो उसको हम ब्रेक में काउंट करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस बोलेंगे ग्राफ को। द मोमेंट ही सेज कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, तो बस डोमेन का मतलब ये हो जाएगा कि जो पॉइंट π/2 डोमेन में नहीं है तो फिर हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि 10x इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर मैंने बोला कि ग्राफ ऑफ 10x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 2n+1 इंटू π/2 के ऑड मल्टीपल पे, तो ये भी सही है। ओके, फिर पॉइंट 4, रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। कि डिसकॉन्टिन्यूटी के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो इसमें
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज़ें ये बराबर होनी चाहिए। तो या तो मान लिया लेफ्ट हैंड साइड नहीं आया या राइट हैंड साइड नहीं आया या दोनों आए बट बराबर नहीं आए, यही रीज़न हो सकता है। तो रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो, एक रीज़न वन क्या हो सकता है, इफ़ लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पहला रीज़न ये हो सकता है। रीज़न टू हो सकता है इफ़ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट बट बोथ साइड ग्राफ एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मान लिया जैसे 10x है, π/2 पे वो डिफाइन नहीं है बट दोनों तरफ ग्राफ आ रहा है, तो हम π/2 को डिसकंटिन्यूटी में काउंट करेंगे। अब कोई बच्चा बोले कि ln x भी तो 0 पे डिफाइन नहीं है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या, तो इस क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि 0 के लेफ्ट पे ग्राफ ही नहीं है, 0 के राइट पे जो ग्राफ आ रहा है ln x का वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ आ रहा है, 0 पे हम बात ही नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूटी की बात करने के लिए कॉन्टिन्यूटी की बात करने के लिए दोनों तरफ ग्राफ होना जरूरी है, अगर उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि दोनों तरफ ग्राफ होना चाहिए। एंड रीजन 3 क्या है, लिमिट एग्जिस्ट बट इज अनइक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट 4। अब हम आ जाते हैं पॉइंट 5 पे, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये पर्टिकुलर जो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे, केस 1, ये ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात चलिए एट x इज इक्वल्स टू a, तो केस 1 लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड्स a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो ये हो गया। और केस 2 लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड्स a f(x) एग्जिस्ट। अगर ये है तो इसको हम बोलेंगे रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब माने लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, दो। एक तो हो सकता है कि केस 2.1 f ऑफ a इज अनडिफाइंड, ये ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि केस 2.2 के लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड्स a f(x) इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। तो इसको तो हम फर्दर क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मतलब लिमिट आ रहा है, फंक्शन वैल्यू भी आ रहा है बट इक्वल नहीं है। और अगर फंक्शन वैल्यू ही अनडिफाइंड है, फंक्शन ही नहीं आ रहा उस पॉइंट पे, तो उसको हम बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया रिमूवेबल का, और इसमें आ जाएगा नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, केस 1 एट लीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज टर्निंग टूवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट टाइप। फिर केस, ये था बेसिकली 1.1, केस 1.2 वैल्यू मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कम से कम एक इन्फाइनाइट को जा रहा है, या फिर वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, ये ठीक है। कैसे बोलें, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज वैल्यू
फ्लक्चुएट्स, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड केस 1.3 हो गया, LHL एंड RHL आर फाइनाइट बट फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंड अनइक्वल, ठीक है, फाइनाइट है बट अनइक्वल है। तो उसका मतलब क्या है, हम इसको बोलेंगे फाइनाइट टाइप। और इसमें भी एक टर्म और है, जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दैट इज LHL माइनस RHL का मॉड। ये तो कुछ भी नहीं, बस एक टर्म है। तो ये पर्टिकुलर जो 0.5 हमने लिखा है, दैट इज टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये 99.99% JEE में नहीं पूछा जाएगा। आगे आ जाते हैं 0.6, वेयर टू चेक कॉन्टिन्यूटी। मतलब हमें कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 पे बस हमें LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालना है। बट अगर उसने ये बोल दिया कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, या उसने बोला कि ये जो फंक्शन है वो कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो फिर तो पहले मेरे को पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। अब पॉइंट तो डोमेन में इन्फाइनाइट होंगे, तो सब पे तो चेक करते हुए नहीं फिरेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें शक है, केवल उसी पे चेक करेंगे, ठीक है। अब शक कहाँ पे होगा वही बोला जा रहा है, wherever function changes its definition, ठीक है। मान लिया अगर उसने किसी फंक्शन में ऐसे बोला कि x लेस देन 1 के लिए ये है, मान लिया ln x है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए sin x है, तो 1 पे उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो 1 पे चेक करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, wherever function is discontinuous, अच्छा, wherever one or more expression present in the function are discontinuous or undefined, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के एक्सप्रेशन में हमने यूज़ कर रखा है, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो हमें इंटीजर पे चेक करना पड़ेगा, ये ठीक है। या फिर कहीं 1/x का -9 हमें दिखाई दिया, तो x बराबर ±3 पे देखेंगे कि क्या चल रहा है। ये हो गया 0.7, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रहा है, एट x इज इक्वल टू a। अगर दो फंक्शन लिखा है, पहला कॉन्टिन्यूस और दूसरा कॉन्टिन्यूस, तो उनका सम कॉन्टिन्यूस होगा। अगर पहला कॉन्टिन्यूस दूसरा कॉन्टिन्यूस, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। थर्ड, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का रेशो भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फोर्थ हो गया, अगर एक कॉन्टिन्यूस है एंड दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो समेशन में तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस है। बट अगर एक कॉन्टिन्यूस है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, प्रोडक्ट में नथिंग कैन बी सेड डायरेक्टली, सो चेक, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा। सिक्स्थ पार्ट में अगर डिसकॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इस वाले केस में भी नथिंग कैन बी सेड। चेक करके देखो, मतलब LHL RHL ये सब निकाल के देखो। इसमें LHL RHL की जरूरत ही नहीं। अगर मेरे को दिख रहा है, मान लिया मैंने साइन एक्स और tan इनवर्स एक्स जोड़ा, साइन इनवर्स एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, tan इनवर्स एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस आएगा। तो उसमें कुछ करके देखने का हमें जरूरत ही नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। ये हो गया हमारा 0.7। अब चलते हैं 0.8। इफ
at x is equals to a, fx is continuous and gx is discontinuous, ये ठीक है, बट LHL, RHL and functional value of gx at x is equals to a is finite. Then product function fx into gx will be, first part, continuous at x is equals to a if f of a बराबर 0. Second part, discontinuous at x is equals to a if f of a is not equals to 0. ये हो गया, ठीक है। तो ये एक थ्योरम टाइप हो गया, इसको हम बोल सकते हैं थ्योरम 1 कि दो फंक्शन है f इंटू जी, f कॉन्टीन्यूस है तो उसके लिए LHL RHL फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल आएगा, g डिसकॉन्टीन्यूस है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी, LHL RHL बराबर नहीं होगा, LHL फंक्शन वैल्यू जब बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। बट इसने ये बोला है कि जो g की तीनों वैल्यू हैं LHL RHL फंक्शन वैल्यू तीनों फाइनाइट है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम प्रोडक्ट फंक्शन पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो हमने इसे जस्ट पहले बोला था कि कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस में कुछ नहीं कह सकते, बट यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि हमने एडिशनल भी इंफॉर्मेशन मांगा है कि अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि f ऑफ a 0 होगा तो fx इंटू जी एक्स को 0 कर देगा तीनों ही वैल्यूज़ को, तो वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर वो 0 नहीं होगा तो फिर चाहे वो कुछ भी हो, अगर gx डिसकॉन्टीन्यूस है उनकी कोई ना कोई दो वैल्यू तो मिसमैच होगा ही होगा, उसको अगर मैंने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया 0 को छोड़ के तो वो मिसमैच ही रहेगा, तो इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। अगर मान लिया gx जो है उसकी LHL RHL में से कोई फाइनाइट ना हो तो ये थ्योरम नहीं लगेगी, फिर अपने नॉर्मल तरीके से चेक करेंगे। ये जो थ्योरम मैंने पढ़ाया जा रहा है, जो अभी हमने एलजेब्रा वाली चीज़ पढ़ाई, वो तो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैं डायरेक्टली बता सकूँ, और कुछ नहीं। अगर मान लें कोई कंडीशन फेल हो गई तो हम इससे चेक ही नहीं कर सकते, फिर तो हम नॉर्मल वे से LHL RHL निकाल के देखेंगे क्या चल रहा है। पॉइंट 9, टू फाइंड कॉन्टिन्यूटी, ये ठीक है, या डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ, मान लिया कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ gx, check all the points where gx is discontinuous and also all the points where gx takes a value at which fx is discontinuous, ठीक है। मतलब f ऑफ जी एक्स में जो अंदर वाला फंक्शन है वो जहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है वहाँ तो सीधा सीधा चेक करो, ठीक है। मान लिया अगर अंदर वाला फंक्शन जी एक्स 5 पे डिसकॉन्टीन्यूस है तो x इज इक्वल टू 5 पे हमें f ऑफ जी एक्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कॉन्टीन्यूस होगा या डिसकॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है, चेक करना ही पड़ेगा, ये तो ठीक है। अगर मान लिया एफ एक्स मान लिया x बराबर 3 पे डिसकॉन्टीन्यूस है, एफ एक्स जो है वो 3 पे डिसकॉन्टीन्यूस है, तो हम x बराबर 3 पे चेक नहीं करेंगे, f को तो दिक्कत जब होगी जब उसके आर्ग्यूमेंट में 3 आ रहा होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे gx को 3 के बराबर रखेंगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आई उस x पे हम चेक करेंगे कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। अच्छा, अगर दोनों कॉन्टीन्यूस है r में तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पूरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, बट अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस है, या इवन r में f कॉन्टीन्यूस है, g डिसकॉन्टीन्यूस है, तो f ऑफ जी एक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, डायरेक्टली वो चेक करना ही पड़ेगा।
चेक कहाँ पे करेंगे, वही ये लिखा गया है कि जी वाले पॉइंट पे तो सीधा सीधा चेक करेंगे, और एफ वाले पॉइंट पे जो जहाँ पे एफ डिसकॉन्टिन्यूस है उस वैल्यू को जी एक्स के बराबर रखेंगे, वहाँ से एक्स निकालेंगे, फिर उस एक्स पे चेक करेंगे, ये बोला गया है यहाँ पे। ये हो गया हमारा पॉइंट 9। पॉइंट 10, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी और फाइनाइट पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। मतलब अब ऐसे स्पेशली डिजाइंड फंक्शंस हो सकते हैं जो केवल एक पॉइंट पे ही कॉन्टिन्यूस हो या दो ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो, बाकी सब जगह डिसकॉन्टिन्यूस। तो ऐसे फंक्शन का कोई ग्राफ नहीं आएगा, और इसमें बेसिकली कोई थ्योरी वेरी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बन गए जैसे 1 माइनस एक्स, और मान लिया मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मान लिया हो जाए एक्स इज रैशनल और ये हो जाए एक्स इज इर्रैशनल। ठीक है, तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसका सोल्यूशन आएगा एक्स बराबर 1 एंड माइनस 2। तो ये जो फंक्शन है वो केवल इन्हीं दो पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा और कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ये। ठीक है, तो एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस ओनली एट these two points. fx will be continuous only at these two points, और कहीं पे भी continuous नहीं होगा। तो ये सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी और फाइनाइट पॉइंट कॉन्टिन्यूटी आ गई। ठीक है, फिर पॉइंट 11 हो गया थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो उसमें 11.1, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस in A to B closed, and if f of A into f of B is less than 0, then fx is equals to 0 will have at least one root in A to B open। कम से कम एक रूट आएगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू ऑपोजिट साइन का है। ठीक है, ये मान लिया ए पे वैल्यू हो गया और ये बी पे वैल्यू हो गया, ये एक्स एक्सिस हो। कॉन्टिन्यूस है तो ब्रेक नहीं आएगा। अब इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस तो क्रॉस करनी पड़ेगी इसको, जहाँ क्रॉस करेगा वही रूट आ जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर रिजल्ट 11.2, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस in A to B closed, then there exists one number C belonging to A to B closed such that f of C बराबर FA plus FB by 2। ऑफ कोर्स मतलब फंक्शन का वैल्यू ए पे कुछ है मान लिया 4, बी पे कुछ है मान लिया 8, तो 4 और 8 का एवरेज कितना आएगा 6। तो 6 वैल्यू इस इंटरवल में हमेशा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अगर एक जगह वैल्यू 4 है एक जगह वैल्यू 8 है तो वो 4 से 8 तक जब जाएगा तो रास्ते में उसे 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, सॉरी 8 तो पहुँचना ही है, 6.5 भी मिलेगा, 7.25 भी मिलेगा। तो ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और भी इन्फाइनाइट वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब एफ ए और एफ बी के बीच की सारी वैल्यू ऑब्टेनेबल होगी, वो पक्का फंक्शन कहीं ना कहीं लेगा अगर वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो मिड वाली वैल्यू है, एवरेज वाली वैल्यूज़ है, इस थ्योरम का नाम क्या है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। अदरवाइज इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए क्लोज्ड से बी क्लोज्ड
इन ए क्लोज से बी क्लोज, देन इसके अंदर पहला रिजल्ट तो क्या आ जाएगा, इट विल टेक मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मतलब डेफिनेटली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेगा ही लेगा अगर वो क्लोज्ड इंटरवल में है तो। दूसरा, रेंज ऑफ द फंक्शन इस इंटरवल के अंदर स्मॉल m से कैपिटल M हो जाएगा। अब इतना बोलने से ही हमने क्या बोल दिया कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच की सारी वैल्यूज ऑब्टेनेबल है, तभी तो रेंज ये हो गया, वरना अगर कोई वैल्यू मिस होता तो वो तो हमें रेंज में से हटाना पड़ता। तो ये बेसिकली इसका भी सुपर सेट हो गया। यहाँ तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला कि स्मॉल m से कैपिटल M के बीच की सारी वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फंक्शन ऑफ कोर्स बाउंडेड होगा, क्योंकि प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं आ सकता, फंक्शन विल बी बाउंडेड। ठीक है। वैसे ये जो रेंज लिखा है ये अपने आप में सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का हर वैल्यू मिल जाएगा, बट इसको हो सकता है क्वेश्चन में किसी एग्जॉटिक तरीके से लिख के तुम्हें बताएं, तो फिर तुम्हें वो पढ़ना आना चाहिए क्या बोल रहा है कि फॉर एनी अल्फा बिलोंगिंग टू स्मॉल m टू कैपिटल M देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बीटा बिलोंगिंग टू a to b such that f of beta is equals to alpha। अब ये पढ़ने में बड़ी टफ सी चीज़ लगेगी, बट ये बहुत ईजी चीज़ है। ये घुमा फिरा के यही बोला है कि रेंज ये है, कोई वैल्यू छूटा नहीं इसमें से, बस यही बोला है। इसने बोला कि कोई भी स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का वैल्यू उठा लो, y का वैल्यू, वो y का वैल्यू किसी ना किसी x पे जरूर मिल जाएगा। f ऑफ बीटा मतलब फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू बीटा। अब आगे चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें पॉइंट 1, अ फंक्शन f(x) इज said to be differentiable at x is equals to a if limit x is approaching towards a fx minus f of a upon x minus a exist, and if exist it is denoted by f dash a। ठीक है। फॉर f dash a टू exist, ठीक है, यह मतलब f dash a तो ये पूरी लिमिट हो गई। इस लिमिट का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इस लिमिट का ये, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD at x is equals to a will be limit x is turning towards a minus fx minus f of a upon x minus a, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h is turning towards 0 minus f of a plus h minus f of a upon h, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h is turning towards 0 प्लस और h की जगह माइनस h लिख लिया अपॉन, यहाँ भी माइनस एच आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये तो LHD हो गया। एंड f डैश a प्लस विल बी राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a विल बी लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a विच इज लिमिट h इज टर्निंग टुवर्ड्स 0 प्लस ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। अब देखो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए उस फंक्शन का जो LHL है, मतलब लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स a माइनस एफ एक्स, बस ये LHL हो गया fx का। उस फंक्शन का जो RHL है एंड फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए, तब कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, प्रोवाइडेड वो एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन नहीं है। अगर वो मिडिल में है तो डोमेन के,
डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें केवल दो ही चीज़ चाहिए, LHD एंड RHD। LHD क्या है? ये वाली चीज़, इस लिमिट को इवेल्यूएट करो। RHD क्या है? ये वाली लिमिट। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करता है एंड इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसा हमने लिमिट में बोला था वैसे यहाँ बोलेंगे। LHD और RHD में हम ब्रेक नहीं करेंगे, हम हमेशा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये लिमिट अगर आ गया तो हमने फंक्शन डिफरेंशिएबल बोल दिया। अब अगर मान लिया फंक्शन fx, एफ ए तो कांस्टेंट होगा, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, उसको लेफ्ट और राइट से कोई मतलब ही नहीं है, x माइनस ए एज इट इज लिखा जाएगा। ये जो फंक्शन fx है, अगर वो a के लेफ्ट पे और राइट पे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा हो तो फिर हमें LHD और RHD में ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज डायरेक्टली इसी लिमिट से बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये हो गया हमारा पॉइंट 2। अब आएगा पॉइंट 3, रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, वो रीजन 1 क्या हो सकता है? वन ऑफ दी LHD और RHD, ये ठीक है, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन 2, बोथ LHD and RHD exists but are unequal। ठीक है, अगर ये होगा तो इस वाले केस में क्या होगा? ग्राफ विल हैव शार्प कॉर्नर एट दैट पॉइंट। मतलब ग्राफिकली अगर देखेंगे तो इस वाले केस में अगर LHD RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहा है एंड अनइक्वल है तो फिर इस वाले केस में कॉर्नर आ रहा होगा, ये ठीक है, ग्राफ स्मूथ नहीं होगा। और अगर ये वाला केस है कि वन ऑफ द LHD और RHD और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर क्या होगा? आइदर ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस और वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट तो मतलब अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो जैसे मान लिया ये ग्राफ है तो ए पे केस 1, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। फिर केस 2, अगर मान लिया ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है ए पे, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। केस 3, अगर मान लिया ऐसे आया इस वाले पॉइंट पे, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी टेंजेंट आ रहा है, राइट हैंड साइड से भी टेंजेंट आ रहा है, तो इसमें फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें ग्राफ स्मूथ है और वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है, इसमें हम बोलेंगे ये कॉर्नर आ गया, ज्योमेट्रिकली शार्प कॉर्नर आ गया। मतलब पहले ग्राफ ऐसे जाता है, अचानक उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसमें वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप डिफाइन नहीं होता, तो उसकी वजह से डेरिवेटिव क्या हो गया? अनडिफाइंड। ये हो गया हमारा पॉइंट 3। पॉइंट 4, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो पक्का क्या है? कॉन्टिन्यूअस तो हो गई होगा।
ये ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई डिसकॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर नॉन डिफरेंशियल हो तो हमने बता नहीं सकते कि वो, मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये ठीक है। अभी जो हमने ये बताया, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, बट एक जगह कॉन्टिन्यूस है, एक जगह डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ, अगर कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा तो हो सकता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो बट डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल ना हो और कॉन्टिन्यूस हो एंड डिफरेंशिएबल हो, दोनों नहीं हो सकते। तो कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। 5, 6, डिसकॉन्टिन्यूटी डू इम्प्लाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो फिर वो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है। ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। पॉइंट 5, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो, फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a मस्ट एग्जिस्ट। तो एक तरीका तो यह है कि इसी को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही हमारा f डैश a हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर मान लिया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये ठीक है, इफ fx इज कॉन्टिन्यूस देन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, fx f ऑफ a के बराबर होगा। दैट इज as x approaches towards a, fx approaches towards f of a, कि जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा fx f a की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1, अगर fx f a की तरफ जा रहा है तो ये न्यूमरेटर 0 की तरफ जाएगा, और x a की तरफ जा रहा है, ये तो लिमिट ही निकालना है, तो डिनोमिनेटर तो एनीवेज 0 की तरफ जा ही रहा है, ये ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि न्यूमरेटर ऑफ 1 विल अप्रोच टुवर्ड्स 0 और लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a बिकम्स 0/0 फॉर्म, ये ठीक है। तो सो अप्लाई LH रूल, ठीक है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, f डैश a तो यही है, fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये ठीक है। इफ fx इज कॉन्टिन्यूस देन दिस कैन बी रिटन एज, LH रूल लगाया हमने, LH रूल लगाया, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया तो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, f डैश x आ जाएगा। ये f डैश x आ गया, f ऑफ a तो एक नंबर होगा वो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, a का 0 हो गया, तो हम f डैश x की लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
एफ डैश एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं एफ डैश ए निकालने के लिए, मतलब दिस इज नथिंग बट एफ डैश ए ही तो है, वही तो है। अच्छा, इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, हमें तो ये लिमिट सीधा सीधा निकालो, जो भी आ रहा होगा अपने आप आ जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बट डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाने से पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। सही है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद भी अगर ये राइट हैंड साइड फ्लक्चुएट करने लग जाए, ये ठीक है, मतलब इसमें ये आ जाए कि केस 1 अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड बराबर एल हो गया, तो कुछ भी नहीं, एफ डैश ए कितना हो गया, एल हो गया, ये ठीक है। केस 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये ठीक है, एज वैल्यू अप्रोचेज टूवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो एफ डैश ए हमारा हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। केस 3 अगर ये लिमिट हो गया, मतलब इस लिमिट की बात करें, डज नॉट एग्जिस्ट एज एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, ठीक है, तो भी चल जाएगा। एफ डैश ए बराबर कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। केस 3 हो गया ये, और ये हो गया हमारा केस 4, डज नॉट एग्जिस्ट एज वैल्यू फ्लक्चुएट्स ये ठीक है। देन डिस्कार्ड दिस डिफरेंशिएशन, then discard this differentiation method and go back। फिर मतलब प्रॉपरली ये लिमिट इवैल्यूएट किया, वहीं से आंसर निकालेंगे। तो अगर डज नॉट एग्जिस्ट का रीज़न एल एच एल और आर एच एल का अनइक्वल होना हो गया तो भी चलेगा, इन्फिनिटी अगर जा रहा है तो भी चलेगा, तो भी हम यहीं से इन्फ्रेंस यही निकाल सकते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया। बट अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू फ्लक्चुएट करने लग जाए, कि मान लीजिए फ्लक्चुएट कर रहा है, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, तो हम ये डिस्कार्ड कर देंगे, हम वापस आके ना इसी का लिमिट निकालेंगे सीधे सीधे तमीज़ से, विदाउट एनी मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 5। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक नोट और ये इंपॉर्टेंट है कि इफ़ आर एच डी एग्जिस्ट, ठीक है, देन लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होगा। इफ एल एच डी एग्जिस्ट्स देन लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर एल एच डी और आर एच डी दोनों एग्जिस्ट तो उनकी वैल्यू क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों लिमिट बराबर हो जाएंगी। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का एल एच एल और फंक्शन का आर एच एल तीनों इक्वल हो जाएगा। तो इफ एल एच डी एंड आर एच डी both exist, then function will surely be continuous and differentiability will depend whether these values are equal or unequal, ठीक है। अगर एल एच डी आर एच डी केवल एग्जिस्ट कर गया तो उसी से शॉर्ट क्या हो गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया और कुछ भी नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूस तो वही हो गया। अब उसके बाद अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो वो डिफरेंशिएबल भी हो गया, इक्वल ना हो तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस। ये था हमारा पॉइंट 5। अब जाते हैं पॉइंट 6, दैट इज
एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें फर्स्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात चलिए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। फर्स्ट डिफरेंशिएबल प्लस माइनस डिफरेंशिएबल विल बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल विल बी डिफरेंशिएबल। तीसरा डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल विल बी डिफरेंशिएबल प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, वरना तो अनडिफाइन ही हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। फोर्थ डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, वो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिफ्थ नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, चेक एज डायरेक्टली नथिंग कैन बी सेड। सिक्स्थ अगर एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो चेक एज डायरेक्टली नथिंग कैन बी सेड। सातवां पहला भी नॉन डिफरेंशिएबल है इनटू ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब कॉन्टिन्यूटी की तरह ही है बिल्कुल, तो अगेन चेक नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ये हो गया हमारा। ठीक है। अब पॉइंट 7 फिर वही आ जाएगा, वेयर टू चेक, वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मान लिया उसने क्वेश्चन भी बोल दिया कि एक्स इज इक्वल टू 5 पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करो, वेल एंड गुड, तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो 5 पे ही चेक करना है बस, LHD RHD। अगर वो बोले कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने हैं, तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पॉइंट पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो एक तो वही है वेर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनिशन। दूसरा wherever one of the involved expression is discontinuous or non-differentiable or undefined, तो वहाँ हम चेक करेंगे। ये हो गया पॉइंट 7। अब आ जाते हैं पॉइंट 8, थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या है? इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल then to check differentiability of y बराबर mod f(x). अगर मान लीजिए f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फिर हमने उसके ऊपर मॉड लगाया। अब मॉड लगाने से ऐसा हो सकता है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे कैसे चेक? स्टेप 1 सॉल्व f(x) बराबर 0। मान लिया इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू अल्फा है। स्टेप 2 y बराबर मॉड f(x) विल बी डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल अकॉर्डिंग टू f dash alpha being 0 और नॉन ज़ीरो। ठीक है। अगर मान लिया हमने किसी फंक्शन के ऊपर मॉड लगाया तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमने उस फंक्शन को 0 किया, क्योंकि जहाँ पे 0 हो रहा है वहीं दिक्कत हो सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि देखो, एक तो मान लिया फंक्शन हमने ये बनाया, ठीक है, जैसे x³ टाइप है, ये मान लिया y बराबर f(x) का ग्राफ है, और दूसरा मान लिया ln x टाइप है, ये ऐसे, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस।
तो ये मान लिया हो गया y बराबर gx, फर्स्ट केस। सेकंड केस, यहाँ से अगर हमने f पे मॉड लगाया तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। इसको तोड़ के ऊपर ले गए, और इस वाले केस में अगर ऊपर ले जाएंगे तो ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। ये हो गया y बराबर मॉड fx, ये हो गया y बराबर मॉड gx। तो पहली बात तो इस पॉइंट को छोड़ के और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे भी अगर पहले से ही स्लोप जीरो है तो ऊपर ले जाने पे भी वो स्लोप जीरो ही रहेगा, एंड फंक्शन विल रिमेन डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए हमने बोला है कि अगर एफ डैश एल्फा इस पॉइंट पे डेरिवेटिव पहले से जीरो है तो मॉड लगाने पे वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल रहेगा। बट अगर मान लिया पहले स्लोप ऐसे नॉन जीरो है, टेंजेंट कुछ ऐसे बनना है, तो जब हम मॉड लगाएंगे तो वो अलग अलग LHD और RHD आ जाएगा, तो फिर कॉर्नर आ जाएगा, तो इट विल बिकम नॉन डिफरेंशिएबल। बस ये हो गया हमारा थ्योरम 1। थ्योरम 2 क्या हो गया? वैसे तो देखो, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। बट अगर कुछ कुछ कंडीशंस हम और चेक कर लें और वो सेटिस्फाई हो जाएं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो मान लिया एट x इज इक्वल टू a, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, एंड gx इज कॉन्टीन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है, मतलब कॉन्टीन्यूस भी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल बोल दिया एफ एक्स को तो कॉन्टीन्यूस अपने आप हो गया। दूसरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है बट वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जो इनका प्रोडक्ट फंक्शन आएगा दिस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एच एक्स will be differentiable if f of a बराबर 0, and this will be non-differentiable if f of a is not equals to 0। ठीक है, अब इसको देखो, याद रखने के लिए कंडीशंस में अगर हम इधर उधर हो जाएं तो बहुत आसान सा तरीका है याद रखने का। तरीका देखो, ये f इंटू जी, अब मान लिया मैंने h डैश लिखा तो वो आ गया f डैश जी प्लस जी डैश f। मेरे को पता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि g डिफरेंशिएबल नहीं है। f अगर कॉन्टीन्यूस है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी f अगर डिफरेंशिएबल है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, g कॉन्टीन्यूस है इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर f की वैल्यू 0 हो गई तो वो इस दिक्कत वाले टर्म को 0 कर देगा, तो फिर पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अगर ये 0 नहीं हुई, मान लिया 4 हो गई, तो ये जी डैश को जो दिक्कत होगी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो दिक्कत फिर भी वहीं रहेगी, तो इसलिए वो फिर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये हो गया हमारा थ्योरम 2। अब Point 8.9 is functional rule. If fx is differentiable function and satisfy some functional rule, then to find fx method 1, assume f dash x is equals to limit h is tending towards 0 f of x plus h minus fx upon h। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड,
using functional rule and then solve obtained differential equation। ठीक है, इसको फंक्शनल रूल लगा के हमने मैनिपुलेट किया ताकि ये एक्स वाला टर्म बाहर आ सके, जो लिमिट है वो कहीं और कहीं बन जाए, और ऐसा करने से राइट हैंड साइड पे एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा और कुछ एफ डैश ए टाइप चीज़ आ जाएगी। तो ऐसा करने से ये जो पूरा इक्वेशन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लो, एफ एक्स आ जाएगा। ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 क्या हो गया? डिफरेंशिएट गिवन फंक्शनल रूल, ये ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ठीक है, एंड देन पुट x इज इक्वल्स टू समथिंग। x के रिस्पेक्ट में पहले तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हमने उसमें x की वैल्यू कुछ रख दी। तो ऐसा करने से क्या होगा, y में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, थिंग, एंड देन सॉल्व ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाई फर्स्ट, मान लिया अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर, तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स शुड बी के टाइम्स एक्स। ठीक है, दूसरा मान लिया हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स, ये ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। मैं वैसे यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो गया तो यहीं से 1 भी आ जाएगा, बट उसको ऐसे ही अलग से हमने मेंशन कर दिया। थर्ड, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर माइनस 0, 0 हटा दिया तो फिर आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एल एन मॉड एक्स, ये ठीक है। और अगर हम आर प्लस कर देंगे तो के एल एन एक्स आ जाएगा। अगर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई बराबर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर प्लस, तो ऑफ कोर्स एफ एक्स बराबर के एल एन एक्स लिख सकते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, अगर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर प्लस, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स रेज टू पावर के, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स 0 एंड 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर के भी आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ अगर मान लिया मैं लिख दूं ऐसे करके कि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। अब ध्यान देना, इसमें हमने 0 नहीं हटाया तो दिखने में तो लॉग जैसा लगेगा, लॉग ए बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, बट ये लॉग हो नहीं सकता क्योंकि अब इसने बोला कि तो 0 के लिए भी डिफाइन है। तो अगर इसमें मैं वाई की जगह 0 रख दूँ, अगर अब 0 रखना अलाउड है, यहाँ तो अलाउड नहीं था,
यहाँ अगर मैंने y की जगह 0 रख दिया तो ये f0 हो गया, ये भी f0 हो गया, f0 कैंसिल हो गया, तो ओनली फंक्शन क्या बचेगा, f(x) बराबर 0, बस, और कोई बचेगा ही नहीं। ये हो गए हमारे कुछ फंक्शनल रूल।